बच्चों इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स टेस्ट सीरीज़ के यूनिट टेस्ट 2 के 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस। इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। यूनिट टेस्ट 2 14 जुलाई को हुआ था, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड से बच्चे इसको दे रहे हैं। इस फिजिक्स टेस्ट सीरीज़ का जो एम है वो 2025 में फिजिक्स में 170 प्लस स्कोर करने का है। तो जिन बच्चों के पास ये पेपर है, जिन्होंने पेपर दिया होगा, वो लोग तो डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते चले जाएंगे। जिन्होंने पेपर नहीं दिया है तो वो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे, पहले अपने आप करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और बच्चे जो 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस हैं वो आप फिजिक्स टेस्ट सीरीज़ नाम की प्ले लिस्ट है उसमें आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। यूनिट टेस्ट 2 का 1 to 50 क्वेश्चन उसमें डिस्कस हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। बेटा 26 नंबर क्वेश्चन है, ए व्हीकल ट्रेवल्स विद 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ इतना 3 और अनदर 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 5 और उसकी एवरेज स्पीड पूछी गई। मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि 4 किलोमीटर वो चला है 3 की स्पीड से, अगला 4 चला है 5 की स्पीड से, तो आप उसकी एवरेज स्पीड बताइए। तो बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है कितने का, 8 का। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालना था इसमें, 4 का डिस्टेंस 3 की स्पीड से और अगले 4 का डिस्टेंस 5 की स्पीड से, ये हमें एवरेज स्पीड मिलनी थी। सॉल्व करेंगे इसको तो हम लोग को मिलेगा 3.75। बट हम लोग कैलकुलेशन का टाइम सेव करेंगे, हम लोग कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि अननेसेसरी लेक्चर बहुत लंबा ना हो। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि इनिशियल स्पीड प्रोजेक्टाइल की ग्राउंड से आपको दिया गया है u। बेटा ये u √3/2 होगा, ये √3/2 ये होगा। एक बॉल को आपने ज़मीन से फेंका u की स्पीड से और हाईएस्ट पॉइंट पर, बेटा जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन देख लेंगे। u की स्पीड से फेंका और हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड को कह रहा है क्वेश्चन u √3/2 और फिर क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप क्या करोगे इसमें, आपने मान लिया थीटा एंगल से बॉल को प्रोजेक्ट किया u स्पीड से, हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पीड होती कितने की है, u cos थीटा की। तो u cos थीटा इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर u √3/2 क्वेश्चन ने दे रखा है। यहाँ से बेटा आपने को cos थीटा इक्वल टू √3/2 मिला, इसका मतलब यहाँ से थीटा 30 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u sin 30/g, बेटा काट दो तो u/g। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का था। बेटा ये यूनिट टेस्ट 2 में जो टॉपिक थे अपने वो यही थे, काइनेमेटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये एक फिगर अपने को दी गई और इसमें ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस मांगा गया। तो बेटा ये जो वायर है, ये वायर अगर ध्यान से देखो आप तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा 448 उसको शॉर्ट कर देगी, मतलब ये रेजिस्टेंस गायब। फिर ये वायर इस 2 ओम वाले को भी शॉर्ट कर रही है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस भी गायब। अब अगर आप रीड्रॉ करोगे प्रैक्टिकली, अगर आप यहाँ एक ऐसे वायर ड्रॉ कर लो अगर, तो इधर का हिस्सा ख़त्म, तो ये 2 और 2 ये आपस में पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 और वो 1 3 और 6 के साथ सीरीज़ में, तो 3 + 1 4 + 6 10। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही है। रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज्ड, यानी हमारे पास अगर 2 रेजिस्टेंस हैं तो उनमें हम थर्मल एनर्जी का जो रिलीज है वो देख रहे हैं, वो कंपेयर करना चाहते हैं। रेजिस्टेंस R और 3R ये हैं और इनको पैरेलल में लगाया गया है। तो बेटा पैरेलल में अगर आपने लगाया तो थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज v² बेटा R और रेशियो की बात हो रही है तो v² / 3R, v² कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो 3/1 दैट इज 3:1। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन है, जिसमें हमें चार्ज की रिलेशन दी गई है टाइम के साथ में, और क्वेश्चन ने पूछा कि अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट हैं, मिनिमम वैल्यू बताओ। बेटा इसमें एक करेक्शन था, इसमें ये जो लास्ट ऑप्शन है ये बल्कि हम लोग पूरा ही लिख लेते हैं, अल्फ़ा
माइनस बीटा स्क्वायर बाय 3 गामा का है, और यही ऑप्शन सही भी है ना। चलो अब देखते हैं कंसेप्ट, देखते हैं इसका क्या था। चार्ज की रिलेशन अपने पास है, तो क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है कि बताइए मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना। तो पहले हम डी क्यू बाई डी टी से करंट निकाल लेंगे, जो कि आएगा अल्फ़ा माइनस 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, जो लोग पहली बार कर रहे हैं वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें। हाँ, जो लोग बेटा टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जो दे रहे हैं, जो दे चुके हैं टेस्ट को, वो सीधे सॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर क्या करेंगे बेटा, जो मैथ्स में मिनिमम मैक्सिमम वाला कंसेप्ट होता है उसका यूज़ करेंगे, डी आई बाई डी टी करेंगे, यानी टाइम की वो वैल्यू निकालेंगे जिस पर डी आई बाई डी टी ज़ीरो होगा। तो ये हट गया यहाँ से, तो ये आया -2 बीटा और 6 गामा टी। अब क्या करेंगे, डी आई बाई डी टी को ज़ीरो कर देंगे। तो बेटा यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बीटा बाय 3 गामा। ठीक है, तो पहले करंट निकाला चार्ज को डिफरेंशिएट करके टाइम के रेस्पेक्ट में, फिर डी आई बाई डी टी निकाला और उसको जीरो कर दिया, जो मैथ्स का मिनिमम मैक्सिमम वाला कंसेप्ट होता है वो वाला। वहाँ से टाइम अपने पास आ गया, और ये जो वैल्यू आई उसको आप क्या करना, आप इस करंट की इक्वेशन में डाल देना, करंट की इक्वेशन में, तो आपको आंसर मिलेगा ये डी वाला। ठीक है बेटा, हम लोग कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं ताकि वीडियो अननेसेसरी लेंथी ना हो, टू द पॉइंट हम लोग चल सकें। ठीक है, यहाँ से टाइम निकला, इस टाइम की वैल्यू को आप यहाँ पुट करना तो आपको ये डी वाला ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन इसमें करेक्शन है, ये है। नेक्स्ट, अब इसमें बेटा क्वेश्चन हमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। ऐसे क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से करना चाहिए। अक्सर ये छोटी सी बात छोड़ जाने से, एक फॉल्स का और ट्रू के बीच का डिफरेंस होने से पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता है। हमें फॉल्स सुनना था। ए बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड ए स्टिल बी एक्सेलरेटेड। यस, ये बात सही है। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आप किसी बॉल को फेंकते हो तो उसमें हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन एक्सीलरेशन तो वहाँ होता है। एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन वहाँ पे एक्सीलरेशन होता है। ये स्टेटमेंट सही है, हमें गलत चुनना है। ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव ए वेरिंग स्पीड। नहीं बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, और स्पीड फिर वेरी कैसे कर सकती है, ये गलत है। हमें हमारा आंसर मिल चुका है। स्टिल बाकी दोनों को चेक करते हैं। ए बॉडी कैन हैव ए कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल हैव ए वेरिंग वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक है। जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही होती है तो बेटा वेलोसिटी टेंजेंट पर होती है, जो कि चेंज कर रही होती है, लेकिन स्पीड तो उसकी सेम रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो ये स्टेटमेंट सही था। डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगेन एसएचएम के वो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स, वहाँ बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज करती है, एक्सेलरेशन होता है। बॉल को आप नीचे से ऊपर फेंकते हो, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, फिर डायरेक्शन चेंज करती है। तो ये सही था, हमें गलत चुनना था, इसलिए बी ऑप्शन। बेटा जो लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ है वो लोग साथ साथ ये भी देखें कि उन्होंने जब पेपर किया था तो उसमें उनसे क्या गलती हुई या क्या सही हुआ, या किसी और मेथड से किया था क्या उन्होंने। बेटा इसी को सीखना बोलते हैं। जब आप चीज़ पर अटेम्प्ट करते हो, उस पर प्रैक्टिस करते हो, तब आप देखते हो कि अच्छा आपसे कहाँ गलती हुई, क्या छूट गया था, उसी को तो सीखना बोलते हैं ना, वहीं से तो इंप्रूवमेंट आता है। अगला क्वेश्चन कहता है स्पीड हमारे पास u और 4u है, तो दो कार्स की, और हमें उनके स्टॉपिंग डिस्टेंस को कंपेयर करना था। बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस होता क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2ax। तो यहाँ से स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है u²/2a। अब अगर हम स्पीड को n टाइम्स कर दें, स्पीड को n टाइम्स कर दें, तो ये हो जाएगा n² u²/2a, या कह दें n²x। तो इसका हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। स्पीड अगर 4 टाइम्स हो गई है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इसका मतलब 16 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज़ 1:16। ठीक है, यहाँ से स्टॉपिंग डिस्टेंस का ही फॉर्मूला आता है। u को अगर आप n टाइम्स करते हैं तो वह n² u², अगर आपने 4 गुना किया है तो 16 गुना, तो 16 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब 1:16। नेक्स्ट 33rd क्वेश्चन अपने पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ जानना चाहता था। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम पर जब आप टेंजेंट खींचते हो तो वहाँ से आपको वेलोसिटी मिलती है। तो इसका जब आप ग्राफ देखोगे तो ये कैसे, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के लिए पहले स्लोप पॉजिटिव, फिर स्लोप 0 और फिर स्लोप नेगेटिव। तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव,
0 और फिर नेगेटिव, मतलब ये ग्राफ और नीचे लाया जा सकता है। ये ग्राफ इनफैक्ट इसको और नीचे आना भी चाहिए, तो लेकिन अगर हमें इन 4 में ही चुनना था तो अपना काम इतने से भी हो जाएगा कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप 0, वेलोसिटी 0, फिर वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये ग्राफ ए वाला सही होना चाहिए था। ठीक है बेटा, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो लोग वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और उसका वेलोसिटी का टाइम के साथ हमें ग्राफ दे दिया गया। क्वेश्चन जानना चाहता है कि वो कितने हाइट तक जाएगी। बेटा इसमें हमें क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें इसका एरिया निकाल लेना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, चूंकि बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा और वही डिस्टेंस भी होगा, तो हमें इसका एरिया निकाल लेना था। अब ये बेटा 3.6 है, तो अब आप जब उसका एरिया निकालोगे तो हाफ, ये 2, हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये 3.6 आ जाएगा। और इसी तरह से ये भी तो देखोगे 3.6 है, ये भी 3.6 होगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज 3.6 इंटू 8, और इससे बेटा आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ये 36 मीटर, सी वाला। ठीक है, आप करना क्या, अब आप इन तीनों को जोड़ दो, बल्कि वहाँ से सीधे दिखाई भी दे रहा है, ये 8 + 2 10 का टर्म आ जाएगा 36 मीटर। मतलब इसमें हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लेना था। नेक्स्ट, अब ये आया असर्शन रीजन। बेटा अगर देखा जाए 2024 में नीट ने असर्शन रीजन पूछा, और ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं कहीं ना कहीं होते इजी हैं, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तब, अदरवाइज आप इसमें टाइम भी ज़्यादा किल कर देते हैं और कई बार क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। असर्शन रीजन में खास तौर से ये जो शुरुआत वाले 2 ऑप्शन होते हैं इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है। और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कैन बी एसोसिएटेड विद स्लोइंग डाउन ऑफ द बॉडी। असर्शन तो सही है। अब क्या ये कैसे संभव है भाई, जब एक्सेलरेशन, जैसे मान लो एक्सेलरेशन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो, एक्सेलरेशन बॉडी कैन बी एसोसिएटेड विद स्लोइंग डाउन द बॉडी। यस, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन उससे अपोज कर रहा है। एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब तक सेम डायरेक्शन में ना हो तब तक वो स्पीड नहीं बढ़ेगी, स्पीड घटेगी, यानी इस केस में स्पीड घट रही होगी। इसी तरह से अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इसके अपोजिट ऐसे है तो भी स्पीड घटेगी। स्पीड तब बढ़ेगी जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। तो स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बेटा ये भी सही है, लेकिन ये उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, रीज़न उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रीज़न फिर एक्सप्लेन कैसे होगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इनके आपस में डायरेक्शंस कैसे रिलेटेड है। तो असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, लेकिन रीज़न उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा। एक पुलिस जीप है जो कि 45 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, वो एक थीफ को हिट करती है जो इतनी स्पीड से चल रहा है, और बुलेट जो निकलती है पुलिस की गाड़ी से वो फायर करते हैं 180 से, तो कितनी स्पीड से वो हिट करेगी बुलेट थीफ की कार को। अब इसमें गलती होती है, इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट गलती क्या कर बैठते हैं, वो इसे ले लेते हैं बुलेट की एक्चुअल स्पीड। नहीं, ये ध्यान रखो, ये जो स्पीड दी है तुम्हें क्वेश्चन ने, ये पुलिस की चलती हुई गाड़ी से फायर किया गया है। इसका मतलब पहले निकालना पड़ेगा बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी इसमें आप क्या करोगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, ये बराबर वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट को आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, आपको ये जो 180 मीटर पर सेकंड दिया है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस थीफ, यानी पुलिस की जो जीप है उसके रेस्पेक्ट में दिया है, मतलब वेलोसिटी 180। पुलिस की गाड़ी की स्पीड आपको ये दी है 45, इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में 5/18 से। इसे आप सॉल्व कर लेना। फिर इसके बाद ये जाके हिट करेगी जब थीफ की गाड़ी को, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ।
यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ बुलेट को रखना, मतलब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ ले आना, और या इसको बेटा आप लोग ऐसे लिख भी देते हैं, कैलकुलेशन हम लोग छोड़ रहे हैं बेटा। ये 45 5/18 और वेलोसिटी ऑफ थीफ आपको दिया गया है 153 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेना है। मतलब आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट में से वेलोसिटी ऑफ थीफ को घटाना पड़ेगा, और उस कंडीशन में आपको बेटा आंसर मिलेगा 150 वाला, फर्स्ट वाला। यानी पहले आप बुलेट की एक्चुअल स्पीड निकाल लेना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू थीफ, ये लगा करके आप सॉल्व करना, आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, तो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन डिक्रीज कर रहा है 6 की स्पीड से। जब वो पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में चलने लगे तो उस कंडीशन में उनका सेपरेशन इंक्रीज करने लगा 4 से। तो पार्टिकल की स्पीड्स क्या है, ठीक है। तो बेटा एक इक्वेशन आपको इसमें बना लेनी है, v1 प्लस v2 ये 6 है। जब उनके बीच का सेपरेशन डिक्रीज कर रहा है यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे, और जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है 4 के स्पीड से या 4 से। तो ये दूसरी इक्वेशन बना लेनी है, ऐड करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। तो 2v1 इक्वल टू 10, तो अपने पास v1 आ गया 5, और किसी भी एक इक्वेशन में रख दें तो अपने को मिल जाएगा v2 दैट इज 1। ये ऐसे कर लेना था। नेक्स्ट, एक पार्टिकल है जिसे एक हाइट से ड्रॉप किया, एक पार्टिकल बी है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया 5 से, सेम हाइट से। अब इसमें हमें करंट स्टेटमेंट बतानी है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पार्टिकल को हमने यहाँ से ड्रॉप किया है और एक पार्टिकल को थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल, सेम हाइट से। करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली, बोथ पार्टिकल विल रीच ग्राउंड विद सेम स्पीड एंड सो ऑन। बेटा पहला ऑप्शन, बोथ पार्टिकल्स विल रीच द ग्राउंड एट साइमल्टेनियसली। रीज़न, जब आप वाई एक्सिस पर देखोगे तो इक्वेशन दोनों की सेम बनेगी, h इक्वल टू हाफ GT²। क्यों? क्योंकि इसके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है वाई डायरेक्शन में कहीं भी, या एक्स डायरेक्शन में इसके पास तो कोई वेलोसिटी नहीं है। इसके पास वेलोसिटी है तो एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर इसके पास भी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो दोनों के लिए सेम इक्वेशन बनेगी। तो इसका मतलब आप दोनों पार्टिकल को कह सकते हो नीचे साथ साथ पहुंचेंगे। अक्सर स्टूडेंट इसमें इस वाले ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या नीचे सेम स्पीड से पहुंचना चाहिए। नहीं, जब ये बॉल नीचे आएगी तो इसके पास y की वेलोसिटी भी होगी और x की वेलोसिटी भी होगी जो उसको दी गई थी, तो ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, स्पीड अलग अलग आएगी। लेकिन हाँ, दोनों साथ साथ इसलिए नीचे पहुंचेंगे क्योंकि y डायरेक्शन में दोनों के पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये फॉर्मूला दोनों केस में चल जाएगा। ए विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, बेटा नहीं, दोनों साथ साथ पहुंच रहे हैं। इसी तरह से बी ऑप्शन, डी ने बोला कि बी नीचे पहुंचेगा, तो बेटा हमें अपना आंसर मिल चुका है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट व्हेन इट हैज कवर्ड एग्जैक्टली वन हाफ ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। हमारे पास ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। यस, ये बात सही है कि बॉडी जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होती है तो उसने हाफ ऑफ द रेंज कवर किया होता है। अब हमें चुनना है ऑप्शन को। इसका स्लोप कैसा है? हाईएस्ट पॉइंट में तो स्लोप इसका 0 हो जाएगा, tan θ 0। तो इसका मतलब या तो बी या तो सी। अब इस जगह पर कर्वेचर, बेटा अगर हम इसे एक सर्कल का हिस्सा मान लें तो इसका रेडियस नीचे कहीं आएगा, यानी इसका रेडियस नीचे डाउनवर्ड कहीं आएगा, तो नेगेटिव कर्वेचर। ठीक है, फिर समझो एक बार इस बात को। प्रोजेक्टाइल मोशन, बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है, और वो उस जगह पर अगर ध्यान से देखो तो स्लोप 0 होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी खाली रह जाती है, स्लोप 0। तो इसलिए स्लोप 0 लिया, और अगर हम इसका सर्कल ड्रॉ कर लें तो इसका सर्कल अगर ऐसे ड्रॉ करें तो रेडियस इसका कहीं नीचे आएगा, तो इसका मतलब निगेटिव कर्वेचर। नेक्स्ट, अगेन ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन। बेटा जो लोग
नहीं किए हैं इस क्वेश्चंस को, वो लोग वीडियो को पॉज करके पहले एक बार उस क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करें और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखें, तब उसका बेनिफिट मिलेगा। एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया जैसे डॉटेड से दिखाया गया है, जो ये इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस है, ये डॉटेड से जो दिखाया गया है। और फिर क्वेश्चन ने पूछा कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर ना करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो डॉटेड दिखाया गया है ये तब है प्रोजेक्टाइल का पाथ जब आपने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया हुआ है। अगर कंसीडर करें तो इनमें से कौन सा रास्ता होगा। बेटा एयर रेजिस्टेंस को अगर हम कंसीडर करेंगे तो वो एयर रेजिस्टेंस हर जगह अपोज करेगा, बॉल जिधर जा रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब उसकी मैक्सिमम हाइट भी कम हो जाएगी और उसकी रेंज भी कम हो जाएगी। यानी ठीक बी ऑप्शन में देखो तो इसकी हाइट भी डॉटेड से कम है और इसकी रेंज भी कम है। ए रेंज तो कम है लेकिन हाइट ज़्यादा है, तो बेटा जब एयर रेजिस्टेंस होगा तो वो ओवरऑल अपोज करेगा, तो रेंज और हाइट दोनों पर असर आएगा, इवन टाइम पर भी असर आएगा। नेक्स्ट, अब ये बेटा एक आसान क्वेश्चन था, हमसे ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस मांगा गया था। कैसे होगा? ये दोनों रेजिस्टेंस तो बिल्कुल बेकार के हैं भाई, अपने सर्किट का पार्ट ही नहीं है, खत्म क्वेश्चन। इसके बाद तो इसमें कोई दम बचा ही नहीं। जैसे ही आप इन दोनों को हटाओगे 2 4 6 2 8, ये पूरा 8 ओम बन जाएगा। ये 8 इस 8 के साथ पैरेलल यानी 4, फिर 4 2 6 2 8 अगेन 8, अगेन 8 और 8 पैरेलल यानी 4 4 2 6 6 2 8 यानी। नेक्स्ट, हमें एक सर्किट दिखाया गया है और उसमें क्वेश्चन हमसे ए पॉइंट का पोटेंशियल जानना चाहता है। चलो भाई, अब इसको कैसे करेंगे? पहले हम लोग इस सर्किट में करंट को निकाल लेंगे। वो कैसे आएगा? करंट इस डायरेक्शन में ये ऐसे फ्लो करते हुए वापस जाएगा। बेटा कभी ऐसा नहीं होता कि सेल में से करंट कुछ निकले और जाए कुछ और, ऐसा नहीं होगा। करंट इस लूप में ऐसे घूमेगा। तो पहले हम इसमें करंट निकाल लें। कितना आएगा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 50, और नेट रेजिस्टेंस कितने का है? 5 7 12 12 10 22 25। इसका मतलब अपने पास करंट आ गया 2 का। बेटा जिस जगह को आपने अर्थ किया वहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अब आप ए से चलना शुरू करो उस अर्थिंग तक। 5 और 7 12 और करंट है 2 का। करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। बेटा ये पहुंच गए हम लोग कहाँ पे? बी पर, और बी की अर्थिंग, क्योंकि वहाँ अर्थिंग किया गया है तो वहाँ का पोटेंशियल 0। तो इसका मतलब वी ए इक्वल टू 24 वोल्ट। बच्चों इस टेस्ट सीरीज़ को अगर आप ज्वाइन करके इसका पेपर दे के तब अगर आप इन सॉल्यूशंस को देखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फिजिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। जब आप इससे अपने कंसेप्ट की प्रैक्टिस करते हो, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हो, तब आपसे क्वेश्चंस और ज़्यादा सॉल्व होने लगते हैं। यानी जितना आप प्रैक्टिस करते जाते हो उतना आपकी प्रैक्टिस और परफेक्शन की तरफ आपको ले आती रहती है। तो ये टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप वाराणसी में रह रहे हो, बनारस में हो, तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप किसी और शहर में हो तो ये पेपर आपको PDF फॉर्म में ठीक उसी टाइम पर मिल जाता है जिस टाइम यहाँ पेपर हो रहा है। और उसके बाद जब आप पेपर का आंसर सबमिट कर देते हो और अपना व्हाट्सएप के जरिए आप भेज देते हो उसको, तो आपको फिर उसका आंसर भेज दिया जाता है। तो आप मैच कर सकते हो। हाँ, इसमें ये बात सही है कि अगर आप किसी और जगह पर दे रहे हो तो आपको सिंसियरिटी खुद रखनी पड़ेगी। और बेटा ये तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इतनी सिंसियरिटी तो आपके अंदर है, ऑलरेडी है, तभी आप कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो और इसका बेनिफिट ले सकते हो। पेपर को खुद दे करके तब आप जब इसके सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, उसको बेटा ज्वाइन करने के लिए आप जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है बेटा, उस पर कनेक्ट हो जाओ तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरा अभी चलेगी 2025 के नीट एग्ज़ाम तक चलेगी। ये उसका पूरा शेड्यूल है, वो सारा शेड्यूल सब कुछ मिल जाएगा आपको। आप उस नंबर से कनेक्ट हो जाओ एक बार, जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज भेजो। चलो अब इसको देखते हैं बेटा। क्या है ये? 9 वोल्ट की सेल है और सारे रेजिस्टेंस 9 ओम के। क्वेश्चन जानना चाहता है एमीटर से कितने का करंट फ्लो करेगा। तो एमीटर से वो करंट फ्लो करेगा जो इन सब में से गुजरा होगा, क्योंकि इधर वाले जो करंट है यहीं से निकल जाएंगे। कितने का करंट? पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 9/9 यानी हर एक में 1 ओम का करंट गया होगा। तो ये पूरा करंट 1 2 3 4 5
ये 5 का एम्पेयर का करंट यहाँ से ऐसे घूम के आएगा, तो इसका मतलब एम मीटर कितने का करंट नापेगा? 5 का। नेक्स्ट, अब बेटा 44वां क्वेश्चन ये था किरचॉफ जंक्शन लॉ पे। हमें एक फिगर दिखा दी गई थी और ये करंट आई मांगा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बड़े आराम से निकाल सकते हो बेटा। वीडियो पॉज करो और अपने आप निकालने की कोशिश करो। यहाँ से 15 और 8, इसका मतलब इधर गया है 23 का करंट, 23 और 3 यानी यहाँ आया है 26 का करंट। इधर से 5 आया, 26 इधर आया, तो इसका मतलब इधर 3 गया होगा, तभी ना 26, ये 5 और 3 इधर मिल के 8 आए हैं, तो इधर 26 गया, इधर 3 गया, तो इसका मतलब इसमें 23 एम्पेयर का करंट जा रहा होगा। ठीक है, 15 + 8 दैट इज बेटा 23, 23 और 3 26, 26 इधर आया, इधर इसमें 3 चला गया, 5 3 8 और यस बेटा इधर आएगा 23। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, तो बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जिनमें कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो उन क्वेश्चंस को आपको लास्ट में का अटेम्प्ट करना चाहिए, या पहले आप उन क्वेश्चंस को ढूंढ के कर लो जो आसान है, ताकि जो ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए आप लास्ट में अपने पास टाइम बचा सको। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पहले हमने एक सेल को कनेक्ट किया है R1 रेजिस्टेंस से और फिर R2 से, पहले R1 फिर R2, फिर क्वेश्चन कह रहा है दोनों में पावर सेम है, तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए। मतलब केस कुछ ऐसा बन रहा है कि ये अपने पास कोई सेल है और इसको हम लोग रेजिस्टेंस से जोड़ रहे हैं, पहले एक बार R1 से और दूसरी बार उसको R2 से। कैसे निकलेगा? करंट कितने का होगा? E/R1 + R, I² R1 बेटा ये होगी पावर। जब यही काम आप कर रहे हो दूसरे सेल के या दूसरे कॉम्बिनेशन में, मतलब दूसरे में क्या हो रहा है, आप R2 को जोड़ रहे हो, दूसरे रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हो, तो यहां क्या इक्वेशन बनेगी? अब E/R + R2 ये हुआ करंट, स्क्वायर करो इनटू R2 तो ये पावर हो गया। अब आपके पास इक्वेशन मौजूद है बेटा, आप इसको सॉल्व करो तो आपको इसमें आंसर मिलेगा ये फर्स्ट वाला। अब यहाँ से बेटा आपके पास इक्वेशन है, आप इक्वेशन सॉल्व करके स्मॉल r की वैल्यू निकालना, आपको ऑप्शन मिलेगा ये फर्स्ट वाला √R1 R2। नेक्स्ट, अब बेटा ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पर है, जिसने हम लोग से पूछा कि भाई इनमें कौन सा ऑप्शन गलत है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट अगेन। व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव वन ऑल द 4 रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम ऑर्डर। सही है, स्टेटमेंट तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिक कंसेप्ट में आता है ये। इन ए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल अफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ ब्रिज। यहाँ गड़बड़ है, ये नहीं होता बेटा, वो अनचेंज रहता है, तो इसका मतलब आंसर हमें मिल चुका है। बाकी दोनों देख लेते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ फॉर करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट expresses the conservation of charge। सही है। रेजिस्टेंट कैन बी यूज एज पोटेंशियल डिवाइडर। यस, उसका वही तो काम होता है। रेजिस्टेंट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस वेरी करेगा तो V = IR, R वेरी कर रहा है तो पोटेंशियल वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन कोई क्वेश्चन ने गलत मांगा था। नेक्स्ट, इफ एन एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए सर्किट इट इज लाइकली टू बी डैमेज्ड। यानी क्वेश्चन बेटा आपसे ही कह रहा है कि अगर हम किसी एमीटर को लगा दें सर्किट में पैरेलल तो वो खराब हो जाएगा, उसका रीज़न क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो एमीटर का बेटा जितना कम रेजिस्टेंस हो उतना अच्छा। इनफैक्ट आइडियल एमीटर का तो हम रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, तो अगर इसका रेजिस्टेंस कम है, बहुत कम है, तो इसका मतलब जो करंट है वो इधर से फ्लो करेगा ज़्यादा, और ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि करंट की ये टेंडेंसी होती है कि वो उस जगह से ज़्यादा फ्लो करता है जहाँ रेजिस्टेंस कम हो, तो इसका मतलब ज़्यादा करंट फ्लो करने की वजह से वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बेटा, इसमें कई बच्चों ने गलत किया इस आंसर को, उसके क्वेश्चन को। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, है आसान, थोड़ा ट्रिकी है।
In an electrical cable, there is a single wire of radius. There is single wire of radius 9 millimeter of copper. Its resistance is 5 ohm. मतलब पहले क्वेश्चन को समझते हैं. अपने पास एक वायर है जिसका रेडियस 9 मिलीमीटर है और उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है. उसको हटा के हमने 6 डिफरेंट इंसुलेटेड कॉपर वायर लगा दी. हर एक का रेजिस्टेंस कितना? 3 mm. क्वेश्चन जानना चाहता है आपसे कि बताइए भाई अब इसका रेजिस्टेंस कितना है. पहला स्टेप 5 ओम का रेजिस्टेंस है तो इसको हम रो एल अपॉन पाई 9 का स्क्वायर लिख दें. ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई. ठीक है. फिर आपने रिप्लेस किया, वायर का रेडियस कर दिया 3 मिलीमीटर. तो एक जो आपने पतली वायर लगाई उसका रेजिस्टेंस इतना होगा. ठीक. अब ऐसे कितने वायर्स लगे हैं? 6. इसका मतलब इसको आप 6 से डिवाइड करो बेटा. क्यों 6 से डिवाइड करो? क्योंकि वो सब पैरेलल में होंगे. जब आप इस तरह से ऐसे 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 वायर्स को लगाओगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा. तो ये इक्वेशन आ गई अपने पास. ठीक है. अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा आपको आंसर मिल जाएगा 7.5 ओम. ठीक है बेटा. हम लोग पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो अंडरस्टूड है. आपके पास इक्वेशंस हैं, अब आप इसको डाटा बैठा करके आंसर निकाल सकते हो. तो आंसर मिलेगा आपको 7.5. मेन कंसेप्ट दो जगह पर है. एक, आप जो वायर को लेते हो उसका रेडियस कैसे आप रिलेट कर रहे हो, और दूसरा उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि वायर्स को आपने ऐसे जोड़ रखा है तो ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड है. नेक्स्ट. अब ये 49th क्वेश्चन बेटा, इनफैक्ट हम लोगों को 35 के बाद सिर्फ 10 क्वेश्चन करने होते हैं. हम लोग पूरा पेपर डिस्कस कर रहे हैं. पेपर क्वेश्चन हमें करने होते हैं सिर्फ 45. तो 45 में 35 से लेकर के 50 तक में हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन करने होते हैं. ये 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई अपने को? अपने पास 3 रेजिस्टेंस हैं, इक्वल है. हम उनसे कितने अधिकतम कॉम्बिनेशंस पा सकते हैं. इसमें पता नहीं क्यों बहुत बच्चों ने गलती की है. कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया. कई बच्चों ने जब पेपर देने के बाद उन्होंने कांटेक्ट किया तो ये बताया सर ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा. एक ये वाला क्वेश्चन और एक जो इससे पहले वो जो वायर वाला क्वेश्चन था 9 mm वाला, उसमें कई बच्चों ने गलती किया. बहुत आसान क्वेश्चन था ये. आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं तो बेटा एक कॉम्बिनेशन तो आप ऐसे बना सकते हो कि तीनों को सीरीज में डाल दो. एक कॉम्बिनेशन आप ऐसे बना सकते हो कि तीनों को पैरेलल में डाल दो. एक ऐसे बन सकता है कि 2 सीरीज में और तीसरा पैरेलल में. चौथा कौन सा होगा आप बताओ? 2 पैरेलल में और बचा हुआ सीरीज में. तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं. ठीक है. चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन. करंट का वोल्टेज के साथ कॉपर वायर के लिए बेटा, कॉपर वायर यानी मेटल, उसकी लेंथ L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A, स्लोप ऑफ कर्वेचर. अब इसमें ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इस पर भी बहुत बच्चों ने गलत किया. इसको स्लोप की बात हो रही है. स्लोप तो ये एंगल अगर हम थीटा ले लें तो यही स्लोप tan थीटा कहलाएगा. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि I इक्वल टू ये स्लोप यानी m tan थीटा v, ये कह सकते हैं क्या? अब यहीं से क्या v इक्वल टू 1/m इंटू आई कह सकते हैं क्या? अब इसे अगर हम v इक्वल टू आई आर से कंपेयर कर लें तो रेजिस्टेंस दैट इज रो एल बाई ए, ये 1/m का काम कर रहा है. v इक्वल टू आई आर से कंपेयर कर लिया. चलो अब चेक करना शुरू करते हैं ऑप्शंस को. स्लोप यानी m, मोर इफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एट हायर टेम्परेचर. बेटा अगर आपने हाई टेम्परेचर पर परफॉर्म किया तो रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर बड़ा हुआ तो m यानी स्लोप छोटा होगा. पहला ऑप्शन गलत है. मोर इफ ए वायर ऑफ स्टील ऑफ सेम डायमेंशन इज यूज्ड. मोर इफ ए डायमेंशन वायर ऑफ स्टील. बेटा अगर स्टील है
तो स्टील का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा भाई? अगर हम कॉपर के कंपैरिजन में देखें तो स्टील का रेजिस्टेंस बेटा वो अगर ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, गलत है। मोर इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज, अगर आप लेंथ को बढ़ा दो फिर वही कहानी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो स्लोप को कम हो जाना चाहिए। लेस इफ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज, यस, अगर आप लेंथ को बड़ा कर दो तो लेंथ को बड़ा करने पर रेजिस्टेंस बड़ा हुआ, रेजिस्टेंस बड़ा हुआ तो इसका मतलब स्लोप को कम होना चाहिए। तो इसका मतलब बेटा अपने पास ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, तो बेटा ये हम लोगों ने कंप्लीट किया यूनिट टेस्ट 2 का कंप्लीट डिस्कशन। ये टेस्ट सीरीज़ बेटा नीट 2025 के लिए चल रही है। इसका जो शेड्यूल है वो आपको मिल जाएगा, अगर आप जो व्हाट्सएप नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर लो 9621591207। इसके 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, यूनिट टेस्ट 1 एंड 2, यूनिट टेस्ट 3 सामने होने जा रहा है। इसका पूरा शेड्यूल है जो कि फिज़िक्स, सिर्फ फिज़िक्स के लिए चलेगा और जो नीट 2025 के पहले तक चलता रहेगा। अब उसमें हम लोग पेपर और उसके बाद उसका डिस्कशन और फिर इसका जो जूम सेशन, ताकि जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उसमें अगर उनका कहीं कोई और भी डाउट है तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे स्पेशली जूम सेशन जो होता है वो बाहर के जो बच्चे हैं यानी वाराणसी के बाहर के जो बच्चे हैं उनके लिए होता है, तो वो अटेंड कर सकते हैं बच्चे और अपना कोई ऐसा डाउट है जो इसी से रिलेटेड है, सपोज इसमें किसी को कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं क्लियर हो रहा है तो वो भी उसको डिस्कस कर सकता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। नहीं किया आपने वट एवर रीज़न, कोई बात नहीं, तो आप ये जो डिस्कशन होता है इसको ज़रूर देखो और इसको देखने के लिए आप सही तरीका क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके पहले आप उसको खुद करो और उसके बाद देखो उसका सही सॉल्यूशन आंसर क्या है। कीप स्टडिंग।